रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है हमारे पास बहुत से डिसऑर्डर से इसका ताल्लुक है, जो आपके रिस्पायरेशन प्रोसेस में भी इंटरफेयर कर सकता है और दूसरे लंग फंक्शन को भी खराब में खलल ले आ सकते हैं, जिसमें हमारे पास रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से इंटरफेयरिंग ऑफ रिस्पायरेशन जो है आपका खराब हो सकता है। इसके अलावा एलर्जिक डिसऑर्डर इंक्लूडिंग रेनाइटिस, आपका एलर्जिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, जिससे इंफ्लेमेशन ऑफ रेनाइटिस भी हो सकता है आपका। सही है। इसके अलावा इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर भी है, यानी साइनसाइटिस भी हो सकते हैं इसमें। और इसके अलावा कंडीशन डेट ऑब्स्ट्रक्ट ईयर फ्लो, या ऐसे कंडीशन जिसकी वजह से आपका ईयर फ्लो में क्या हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते है, यानी इसमें बंद हो सकती है ईयर फ्लो। जैसे अस्थमा एक कंडीशन, इसकी वजह से क्या हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। या सीओपीडी यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, हमारे पास क्या, सीओपीडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीजेस, ये सिंगल डिजीज जिसमें एम्फीसीमा आ जाते हैं और अस्थमा आ जाते हैं और ब्रोंकाइटिस आ जाते हैं। सही है, दीज आर द सिंड्रोम। फिर हमारे पास क्या है, ड्रग डेट एक्ट ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड, हमारे पास वो ड्रग जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अमल करती है उसको हम ब्रोंकोडायलेटर्स कहते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं और क्रोमो गायलिकेट्स हैं। लिकोट्रीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, लिकोट्रीन जो है हमारे पास बेसिकली तौर पे साइटोकाइंस होते हैं जो ब्रोंकोस्पाइसिटी कराते हैं। तो हम एंटागोनिस्ट का मतलब ये है कि हम लिकोट्रीन की प्रोडक्शन को क्या करते हैं, रुकवाते हैं। ल्यूकोट्रीन्स का प्रोडक्शन कब बनता है, जब हमारा पास कोई जरासीम वगैरह एंट्री हो जाती है, तो हमारे पास लिकोट्रीन D4 और B4, सही है, D4 और B4 जो है ये लिकोट्रीन बन जाते हैं जो ब्रोंकोस्पास्टिसिटी कराते हैं। तो हम माइटिका मोन्टेनो क्लास देते हैं, वो क्या करते हैं, लिकोट्रीन D4 B4 की प्रोडक्शन को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। सही है। तो जब ये इनहिबिट हो जाते हैं तो प्रोडक्शन ऑफ लिकोट्रीन D4 और B4 will be decreased down, so bronchospasticity will be resolved down by administration of Mytica। इसके अलावा एंटीहिस्टामिन देते हैं। एंटीहिस्टामिन में हमारे पास H1 रिसेप्टर ब्लॉकर है। H1 रिसेप्टर ब्लॉकर पे फिर दो किस्म के होते हैं, सेडेटिव होते हैं, नॉन सेडेटिव होते हैं। सेडेटिव वो होते हैं जो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर सकते हैं, जैसे सेट्रिजीन वगैरह है। और नॉन सेडेटिव होते हैं जैसे सोप्टिन वगैरह, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को पार नहीं कर सकते। लोटेडिन वगैरह जो आप लोग देते हो वो आपको नींद नहीं दिला सकते हैं इस तरह। एंटी मिस्करेनिक ड्रग भी है। और कब, प्रेपरेशंस और नेजल डिकंजेस्टेंट्स, हमारे पास नेजल डिकंजेस्टेंट का मतलब ये है कि वो क्या करते हैं, नेजल ब्लॉकेज को खत्म कर देते हैं। आप लोग इसमें फर्दर डिटेल आप लोग नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ लेते हो। एंटी हिस्टामिन जो है हमारे पास क्या है, ये H1 रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर जो है हमारे पास स्टमक में होते हैं। एज यूज टू टेम्परेरी रिलीव सिम्टम्स, हमारे पास एंटीहिस्टामिन जो है वो हमारे पास किस लिए यूज करते हैं, सिम्टम्स जो है, कुछ सिम्टम्स हैं जो उसको क्या कहते हैं, रिलीव करते हैं, कोज बाय कॉमन कोल्ड की वजह से जो सिम्टम्स आई हुई होती है, इसको हम इसका हम इलाज कर सकते हैं, फ्लो वगैरह का इलाज कर सकते हैं। और सही है, फ्लो वगैरह का इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा एलर्जीज वगैरह के लिए हम देते हैं, जब भी कोई एलर्जी हो जाती है तो हम सेट्रिजीन वगैरह, लोटेडिन वगैरह देते हैं। इसके अलावा अदर ब्रीदिंग इलनेस जैसे साइनसाइटिस और ब्रोंकाइटिस वगैरह के लिए हम एंटीहिस्टामिन देते हैं, जैसे पेक्सोपेनाडिन भी देते हैं, टेलीफास वगैरह देते हैं। एंटीहिस्टामिन्स हेल्प टू रिलीव वाटरी आईज, ये क्या करते हैं, एंटीहिस्टामिन क्या कराते हैं, वाटरी आईज को क्या कर लेते हैं, रिलीव कर देते हैं। यानी इसके वाटरी वगैरह वो एलर्जी की वजह से तो उसको खत्म कर लेते हैं, जैसे एविल भी देते हैं, सेट्रिजीन, टेलीपास वगैरह। एच आई, खारिश वगैरह हो, नोज, थ्रोट, रनी नोज और स्नीजिंग वगैरह में ये हमारे पास मोटी ड्रग है, एंटीहिस्टामिन ड्रग। सही है। ये H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके क्या करते हैं, रिलीजिंग ऑफ हिस्टामिन को क्या कर लेते हैं, ब्लॉक कर लेते हैं। एंटीहिस्टामिन का काम क्या होता है, एज अ सब्सटेंस। हिस्टामिन क्या है, एंटीहिस्टामिन का मतलब वही है, हम ऐसे ड्रग देते हैं जो आपकी हिस्टामिन की प्रोडक्शन को रुकवाते हैं। लेकिन हिस्टामिन क्या चीज है, हिस्टामिन्स एज अ सब्सटेंस दैट परफॉर्म मेनी फंक्शन, हिस्टामिन हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है
जो बहुत से फंक्शन प्रोड्यूस करता है, हमारा बॉडी इसको प्रोड्यूस करता है। इट इज इन्वॉल्व इन नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिशन। हिस्टामिन जो है नर्व इम्पल्सेस के ट्रांसमिशन में, सेंट्रल नर्व सिस्टम में नर्व इम्पल्सेस के ट्रांसमिशन में मुफीद होता है, जबकि डायलेशन ऑफ कैपिलरीज को डायलेशन करा देता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मूथ मसल को कंस्ट्रक्ट कर लेता है, स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सेक्रीशन को बढ़ा देता है। सही है एंटीहिस्टामिन। इसके अलावा गैस्ट्रिक सेक्रीशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ हार्ट रेट को क्या करता है, एक्सेलरेट कर देता है, हिस्टामिन बढ़ा देता है। इसका दिया टू ग्रुप्स ऑफ सेलुलर रिसेप्टर ऑफ फॉर हिस्टामिन। हमारे पास टू रिसेप्टर है, H1 रिसेप्टर ब्लॉकर, H1 रिसेप्टर, और दूसरा H2 रिसेप्टर मीडिएटर। H1 रिसेप्टर मीडिएटर जो हमारे पास स्मूथ मसल कंस्ट्रक्शन करा देता है और डायलेशन ऑफ कैपिलरीज करा देता है। लेकिन जब हम H1 रिसेप्टर ब्लॉकर देते हैं, वो क्या करता है, स्मूथ मसल कंट्रैक्शन को डायलेट करा देता है। सही है। इसके अलावा क्या करता है, डायलेशन ऑफ कैपिलरीज करा देता है। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी कम हो सकते हैं। हिस्टामिन H2 रिसेप्टर जो है वो एक्सेलरेट ऑफ हार्ट रेट को एक्सेलरेट कर सकता है और गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को भी क्या करा सकते हैं, बढ़ा देता है। इसलिए जब हम फेमोटोडिन देते हैं, वो क्या कराते हैं, इसका काम क्या होता है, H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से आपकी H2 रिसेप्टर ब्लॉकेज की वजह से आपकी गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कम कर दे, जिसकी वजह से आपके एसिडिक लाइक सिम्टम्स रिलीव डाउन हो जाते हैं। द रिलीज ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हिस्टामिन, हमारे पास जब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हिस्टामिन रिलीज होगा, आइदर हिस्टामिन 1 आइदर हिस्टामिन 2, वो क्या कराएगा, कैन लीड टू एनापाइलेटिक रिएक्शन भी करा सकते हैं, सीवियर एलर्जिक सिम्टम भी करा सकते हैं, जो H1 खास तौर पे, एंड मे रिजल्ट इन एनी ऑल ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल चेंज हो सकते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मूथ मसल करा सकता है, स्पेशली इन द स्टमक और लंग्स में ये कंस्ट्रक्शन करा सकता है, जिसकी वजह से ब्रोंकोस्पास्टिसिटी करा सकता है, आपको सांस लेने में मसला हो सकता है। इसलिए जब भी हम एंटीहिस्टामिन देते हैं, वो क्या करते हैं, लंग्स के जब लंग्स की कंस्ट्रक्शन को खत्म करेगा, जिसकी वजह से आपको अस्थमेटिक लाइक सिम्टम डाउन हो जाएंगे। इसके अलावा ये बॉडी सिक्रीशन को हिस्टामिन बढ़ा देता है। तो इसलिए जब भी हमें हिस्टामिन एंटीहिस्टामिन देते हैं, जो आपकी बॉडी सिक्रीशन को कम करते हैं, जिसकी वजह से इसकी इस्तेमाल करने की वजह से क्या होता है, आपको ड्राइनेस फील होता है। आपने देखे होंगे जब भी सेट्रिजिन लेते हो, इफेक्टोफिनाडिन देते हो, तो आपको ड्राई ड्राई महसूस होता है, क्योंकि ये क्या करता है, आपकी सिक्रीशन को कम कर देता है। इसके अलावा डीकंजेस्टेंट क्या मतलब, अ ड्रग दैट shrink the swollen membranes in the nose, making it easier for a person to breathe। सही है। डीकंजेस्टेंट हमारे पास एक ड्रग है जो सोलन मेम्ब्रेन को क्या कर लेते हैं, श्रिंक कर लेते हैं, जैसे नोज में, मेकिंग इट इजियर फॉर पर्सन, जिसकी वजह से आपको आपको सांस लेने में आसानी आ जाती है। ऐसे मेडिसिन है जो आपकी बलगम वगैरह या स्पूटम वगैरह को क्या कर लेते हैं, इसको श्रिंक कर लेते हैं, इसको तोड़ मोड़ते हैं और जिसको जो निकल आ जाते हैं, और ये कंजेस्टन की वजह से आपको सांस लेने में आसानी हो जाती है। डीकंजेस्टन कैन बी टेक ओरली भी ले सकते हो आप, और नेजल स्प्रे भी हो सकता है इसके। एंटीटोसियो एंड एक्सपेक्टोरेंट किसे कहते हैं, द एक्सपेक्टोरेंट हेल्प्स, एक्सपेक्टोरेंट का मतलब बलगम निकालने वाले को कहते हैं। प्रोडक्टिव कप में हम एक्सपेक्टोरेंट देते हैं जो हेल्प्स कर देते हैं थिन एंड लूजन म्यूकस में इन द लंग्स को क्या करते हैं, हेल्प्स थिन एंड लूजन म्यूकस इन द लंग्स, बारीक कर लेता है उसको, लूज करके फेफड़ों से निकालते हैं, मेकिंग इट इजियर टू कफ ऑफ द म्यूकस, और ये आसानी बना देते हैं कि खांसी के जरिए ये म्यूकस, ये स्पूटम वगैरह निकल आ जाए। द डीकंजेस्टेंट हेल्प्स, डीकंजेस्टेंट का काम क्या होता है, रिलीव स्टफी नोज, डीकंजेस्टेंट क्या कर लेते हैं, आपकी रनी नोज वगैरह, साइनस और ईयर सिम्टम्स को क्या करता है, रिलीव करा देता है। एंटीटोसियो क्या करता है, हमारे पास नार्कोटिक कफ सप्रेजेंट, हमारे पास एक ऐसे ड्रग है जो क्या कर लेते हैं, हमारे कप कप रिसेप्टर को, कप रिसेप्टर या कप स्टिमुलेटर को क्या कर लेते हैं, इनहिबिट कर लेते हैं, स्टॉप कर लेते हैं, जिसकी वजह से सर्टेन पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या हो जाते हैं, इफेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अर्ज टू कप जो है वो क्या हो जाते हैं, रिलीव डाउन हो जाते हैं, बाय व्हाट, बाय गिविंग द एंटीटोसियो ड्रग व्हिच सप्रेस द cuff receptor या cuff stimulator। Drug for asthma and other bronchoconstrictive disorder, हमारे पास ड्रग फॉर अस्थमा क्या है, इन्फ्लेमेशन, हाइपर एक्टिविटी एंड ब्रोंकोकंस्ट्रक्शन को कहते हैं। गट्स क्या है,
गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में कोज माइक्रो एस्पिरेशन करा सकते हैं, रिजल्टेंट नाइट टाइम कफ करा सकते हैं इस गट की वजह से। एंटी अस्थमा मेडिकेशन कैन आल्सो एक्सासर्बेट गट, ये भी करा सकते हैं। एक्सरबेशन फॉर एंटी गट, एक्सरबेशन ऑफ गट जो है किसकी वजह से, एंटी अस्थमा ड्रग की वजह से हो सकता है। अस्थमा क्या है, मे बी ट्रिगर बाय वायरस की वजह से भी हो सकते हैं, कोई इरिटेंट्स की वजह से भी हो सकता है, किसी एलर्जेंस की वजह से भी हो सकता है। कैन डेवलप एट एनी एज, किसी एज में भी अस्थमा आपको हो सकता है। सीन मोर ऑफन इन चिल्ड्रन में ज्यादातर देखा जाता है, वो आर एक्सपोज टू एयरवे इरिटेंट्स ड्यूरिंग इन्फेंसी, में कोई एयरवे वगैरह इरिटेंट्स वगैरह लग जाए, ज्यादातर ओल्ड एज लोगों को भी हो सकता है ये, क्योंकि दे आर इम्यूनो डेफिसिट होते हैं। इसके अलावा अस्थमा क्या है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होती है, इसमें इन्फ्लेमेशन होती है, म्यूकोजल एडिमा होता है और एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन होती है इसमें। इसके क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव सीओपीडी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा क्या है, ये भी आ सकता है कि सीओपीडी की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा है। ब्रोंकाइटिस किसे, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, और एम्फीसीमा क्या है, अल्वियोलर स्पेस का क्या हो जाता है, अल्विलाइज का ब्रस्टिंग होने को एम्फीसीमा कंडीशन में, एम्फीसेमिक कंडीशन कहते हैं। ब्रोंको कंस्ट्रक्शन इन्फ्लेमेशन आर मोर कांस्टेंट, लेस रिवर्सिबिलिटी। इसकी ब्रोंको कंस्ट्रक्शन और इन्फ्लेमेशन जो है मोर कांस्टेंट है, लेस रिवर्सिबिलिटी है इसकी। एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज ऑकर ओवर ईयर, ये सालों साल जो है वो क्या एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल इसके फंक्शन में चेंज आता रहता है। लीड टू इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से डेस्पनिया हो सकता है, और एक्टिविटी एंड टॉलरेंस मीन, बंदा जो है थोड़ा सा फासला तय करके इसको सांस फूल जाता है। ड्रग थेरेपी में हमारे पास ब्रोंकोडायलेटर है और एंटी इंफ्लेमेटरीज है, एंटी इंफ्लेमेटरी इंफ्लेमेशन को कम करने वाले ब्रोंकोडायलेशन है। ब्रोंकोडायलेटर में हमारे पास एड्रेनर्जिक्स हैं, जो क्या करते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर को स्मूथ मसल और ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के स्मूथ मसल को क्या कर सकते हैं, स्टिमुलेट करा सकता है। रिसेप्टर स्टिमुलेट जो है, इस रिसेप्टर की स्टिमुलेशन की वजह से क्या हो जाता है, CAMP यानी साइक्लिक एमाइनो मोनोफॉस्फेट बन जाता है, जो क्या कहते हैं, ब्रोंकोडायलेशन करा देता है। इसके अलावा कार्डिक स्टिमुलेशन जो है हमारे पास, ये क्या हो सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशन का हो सकता है ब्रोंकोडायलेटर ड्रग का। ब्रोंकोडायलेटर एडर्नर्जिक्स जो है हमारे पास, इसकी क्या एहतियातें करनी चाहिए, कॉशन यूज इन हाइपरटेंशन और कार्डिक डिजीज में नहीं लेना चाहिए, और या अगर रहती हो तो एहतियात करनी चाहिए। सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट बाय इनहेलेशन आर ड्रग ऑफ चॉइस, लेकिन हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस जो है फॉर द ब्रोंकोस्पासिटी के लिए हमारे पास बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं और इनहेलेशन वाली ड्रग होती है। एपिनेफ्रिन सबक्यूटेनियस एज एन एक्यूट ब्रोंको कंस्ट्रक्शन में एपिनेफ्रिन भी दे सकते हैं। शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर में हमारे पास अल्ब्यूटेरोल है और लेवल ब्यूटेरोल है। शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर में हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ फर्स्ट चॉइस टू रिलीव एक्यूट अस्थमा के लिए हम देते हैं एरोजोल, और नेबुलाइजेशन भी देखते हैं, मे बी गिवन बाय MDI और यूज वेल। अगर हम ब्रोंकोडायलेटर जो है बहुत ज्यादा यूज करेंगे, वो आपको ब्रोंकोडायलेटिंग इफेक्ट टॉलरेंस को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है, डिमिनिश करा सकता है, यानी टॉलरेंसी फॉर द ब्रोंकोडायलेशन खत्म हो जाती है। व्हाट आर कंट्रोलर्स, कंट्रोलर क्या, टेक टाइम टू एक 1 to 3 hours that last for 12 to 24 hours, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कंट्रोलर्स कहते हैं। प्रिवेंट फ्यूचर अटैक्स, हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट फ्यूचर अटैक्स से प्रिवेंट कराना है। और इसके अलावा टेकन डेली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यूज टू रिड्यूस, हम क्या करते हैं, टू यूज टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन के लिए, रिलैक्स एयरवे मसल्स एंड इम्प्रूव सिम्टम्स एंड लॉन्ग फंक्शन को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड में हमारे पास कौन कौन से हैं, ब्यूटूसोन है, ब्यूटूसोनाइड है, और बेक्लोमेथासोन है, बीटामिथासोन और प्रेडिनिसोलोन है। लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट जो है, एगोनिस्ट सल्मेट्रोल है और फॉर्मिट्रोल है। इसका ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर जो है मोन्टिनो क्लास है और ज़ेफिरुकास्ट है। मास सेल स्टेबलाइजर जो है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और नीडोक्रोमिल है, जबकि कॉम्बिनेशन में वो है सल्मेट्रोल और ग्लूटिकासोन है, जबकि फॉर्मोट्रोल और ब्यूटोसोनाइड है, और सल्ब्यूटामोल और
beclomethasone. These are the combination drug for the bronchodilation के लिए. What are reliever? Relievers किसे कहते हैं? These are rescue medication है, सही है. Give quick relief symptoms करते हैं within 2 to 3 minutes में. Use during acute attack में, not for regular use है. Action last 4 to 6 hours होती है. Generally short acting beta 2 agonists are used से जैसे वेंटुलिन वगैरह है. अदर ड्रग जो है इसमें हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक्स, प्रोट्रोपियम और ब्रोमाइड और ब्रांड नेम एट्रोवेंट वगैरह है जो आप लोग एंटीकोलिनर्जिक वगैरह यूज करते हैं, जो जो क्या कहते हैं म्यूकोलाइटिक कहलाते हैं, म्यूकस को तोड़ता है. और मिथाइल जेंटीन जो है ट्यूफाइलिन वगैरह जो ट्यूग्रेट के नाम से आते हैं. और इट्स सिस्टमैटिक डेरिवेटिव एमेनोफाइलिन है और एड्रेनालिन इंजेक्शन वगैरह है. अदर ब्रोंकोडायलेटर्स में हमारे पास फॉर्मेट्रोल और सल्मेट्रोल आर लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एडर्जिक एगोनिस्ट यूज ओनली फॉर प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम यूज करते हैं. ब्लैक बॉक्स वार्निंग ऑन सल्ब्यूटामोल यूज इन deteriorating asthma can be life threatening. Metoprolol intermediate acting useful in exercise induced asthma ट्रीटमेंट एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म में हम दे सकते हैं. इसके अलावा टर्ब्यूटालिन जो है सेलेक्टिव बीटा 2 एडर्जिक एगोनिस्ट है, that is a long acting bronchodilator, also used to do premature uterine contraction during pregnancy के लिए भी हम ये देते हैं. एंटीकोलिनर्जिक ड्रग वो क्या करा देते हैं? ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन की एक्शन को ब्लॉक कर लेते हैं ब्रोंकाइल स्मूथ मसल में जब हम इनहेलेशन के तौर पे देते हैं. एक्शन रिड्यूस इंट्रासेलुलर, जिसकी वजह से क्या करते हैं इंट्रासेलुलर गोइनोसिन मोनोफॉस्फेट की जो एक्शन है उसको कम कर देता है, विच इज अ ब्रोंकोकंस्ट्रक्टेड सब्सटेंस है ना, तो इसको हम क्या करते हैं इनहिबिट कर लेते हैं. एट्रोविन जो है एप्राट्रोपियन जो है क्वेश्चन इन बीपीएच में नहीं दे और नेरो एंगल ग्लोकोमा भी करा सकता है. इसके अलावा जेंटीन जो है वो क्या ट्यूफाइलिन है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो अनक्लियर है, ये क्या करता है ब्रोंकोडायलेट कराता है और इनहिबिट pulmonary edema को इनहिबिट करा सके. इंक्रीज एक्शन ऑफ सील या स्ट्रेंथन डेमोग्राफिक कंट्रैक्शन ओवरऑल एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन में दे सकते हैं. बस for today it's enough. 23 slides we cover and the other things we will discuss in the next class. सही है.